हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं अधिगम और अधिगम का इंट्रोडक्शन हमने समझ लिया है कि अधिगम सीखना ही है जो हम बहुत पहले से कर रहे हैं और जीवन पर्यंत उसे करते रहेंगे। साथ ही हमने देखा था अधिगम की डेफिनेशंस को कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कौन सी है जिन पर अधिकतर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमें ज्यादा से ज्यादा वही डेफिनेशंस पढ़नी है जो कि पेपर में आई हुई है या फिर जिन पर क्वेश्चन आने की संभावना है। अगर हम ज्यादा से ज्यादा इस तरीके से डेफिनेशंस पढ़ेंगे तो हम पे बर्डन नहीं आएगा और डेफिनेशन के क्वेश्चंस भी हम अटेंड कर पाएंगे। अदरवाइज बहुत से टॉपिक्स हैं, बहुत सी डेफिनेशंस हैं, हम सबको याद नहीं रख सकते। तो कल हमने डेफिनेशन का जो डर था अधिगम का वो दूर कर लिया है। अब हम जो पढ़ेंगे वो रहेगा अधिगम के सोपान का सिद्धांत जो कि दिया है रॉबर्ट गेने ने। कल हमने एक और टॉपिक पढ़ा था अधिगम के सोपान स्टेप ऑफ लर्निंग को, वो हमने पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कर लिया है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा जो टॉपिक यहाँ पढ़ाए जा रहे हैं ज्यादातर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पर क्वेश्चंस बनते हैं। कल कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे थे वो हमने डिस्कस कर लिया था। आज भी ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं जिस पर बहुत अधिक क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे रीट हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, हर एक कंपटीशन में इन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और समझते हैं इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को। स्टूडेंट्स एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ा करें और बार बार रिवाइज किया करें। रिवाइज करने से चीजें मजबूत होती हैं, टॉपिक अधिक समय तक आपको याद रहते हैं। जितना ज्यादा आप चीजों को रिवाइज करते हैं, टॉपिक को रिवाइज करते हैं, वो आपके समझ में आता है। और फिर जब 1 या 2 महीने में आपका सिलेबस खिंच जाएगा उस समय आप इनकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिएगा। आप यकीन मानिए इतने कम समय में भी आप सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे, रिवीजन कर पाएंगे और प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। याद रखिएगा पढ़ना और रिवीजन ही काफी नहीं है, आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। आपको एक नियम ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम 1 को 1 से गुणा करते चलें तो कुछ मिलता है, ठीक है, लेकिन अगर हम इन तीनों में से किसी को भी 0 कर दे तो हमें कुछ नहीं मिलता। इसका अर्थ ये है, मान लीजिए आप स्टडी कर रहे हैं, आप रिवीजन कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको कुछ ना कुछ आउटपुट यहाँ जरूर मिलेगा। क्लियर? लेकिन अगर आप स्टडी कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो जो आपने मेहनत की थी उसका आउटपुट भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कहने का अर्थ है जितना पढ़ना इंपॉर्टेंट है उतना ही रिवीजन इंपॉर्टेंट है और जितना रिवीजन इंपॉर्टेंट है उतनी ही प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। कि कैसे आपको सब कुछ आते हुए भी पेपर छूट जाता है, कारण है प्रैक्टिस। तो अब तक आपने जितनी भी गलतियां की हैं उन्हें सुधारिए और पहली बार दे रहे हैं तो बिना कोई गलती किए हमारे एक्सपीरियंस के द्वारा आप अपनी जितनी भी डाउट्स हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन करते हुए पढ़ना सीखिए और पढ़ने को इतना स्ट्रॉन्ग कीजिए कि आने वाले वक्त में आपका एग्जाम क्लियर हो सके। तो आज से हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे, मतलब कोई भी टॉपिक है उसे बहुत शानदार तरीके से हम समझेंगे और उसके बाद क्या करेंगे? उसका बार बार रिवाइजेशन करेंगे और रिवाइजेशन हो जाने के बाद अभी तो आपको क्या करना है? सेल्फ प्रैक्टिस करनी है कि यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं, मैं उन्हें खुद सॉल्व करके देखता हूँ। और जब आपका सिलेबस वगैरह कंप्लीट हो जाए तब आप मॉक टेस्ट, आपके खुद के मॉडल पेपर्स वगैरह लाए हुए वो उन्हें आप सॉल्व करिएगा। अदरवाइज जब तक आप क्या कीजिए? स्टडी और रिवीजन और सेल्फ प्रैक्टिस कैसे करते हैं आज वो भी मैं आपको यहाँ सिखाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है अधिगम के सोपानों का सिद्धांत, जो कि किसका है? रॉबर्ट गेने का। यहाँ पर जो एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है रॉबर्ट गेने, इन्होंने अधिगम के जो सोपान है उनका एक सिद्धांत दिया है और इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम को 8 प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है कंडीशन ऑफ लर्निंग, अधिगम की शर्तें। क्या नाम रखा है इन्होंने अपनी बुक का? अधिगम की शर्तें। तो आपको यहां से क्वेश्चन मिलता है कि
अधिगम की शर्तें या कंडीशन ऑफ लर्निंग किसकी बुक है? रॉबर्ट गेने की। रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम के कितने प्रकार बताए गए हैं? 8 प्रकार बताए गए हैं। देखो हम खुद क्वेश्चन बना रहे हैं, हम खुद क्वेश्चन समझ रहे हैं, ये होती है सेल्फ प्रैक्टिस का तरीका। और ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास पेपर में या मॉडल पेपर में होंगे, तो जब हम खुद इसकी प्रैक्टिस करके रखेंगे, हमारा टॉपिक क्लियर होगा, तो जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे रिवाइज करते हुए, तो वो हमारे लिए बेस्ट होगी। मैं इसके ऊपर आपको एक वीडियो अलग से डाल दूंगी, वो आप जरूर देखिएगा। अभी फिलहाल टॉपिक को समझिए। तो किसका सिद्धांत है? रॉबर्ट गेने का। बुक कौन सी है? कंडीशन ऑफ लर्निंग, जिसे हम अधिगम की शर्तें कह रहे हैं। और इसके आधार पर 8 प्रकार के अधिगम का हमें पढ़ना होगा। क्लियर हो गया? एक सिंपल वे के क्वेश्चंस भी हमारे क्लियर हो गए। अब हम जानते हैं, यहाँ पर आपको एक स्तूप दिखाई दे रहा है। इसमें हमारे पास एक पिरामिड कह लीजिए, स्तूप कह लीजिए, दिखाई दे रहा है। इस पिरामिड में ये तो इसका बॉटम है और ये इसकी चोटी है। और चोटी पर कौन रहता है? सर्वश्रेष्ठ चीज रहती है। और नीचे की तरफ कौन रह रहा है यहाँ पर? जो कि निम्न कोटि की होगी। ठीक है, तो इसी के आधार पर आप इसे समझें कि ये स्तूप हमें दर्शाता है कि यहाँ पर जो भी है वो क्या है? सरल प्रवृत्ति का है। और जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे उसकी प्रवृत्ति जटिल होती जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, स्तूप कैसा है? सरल से जटिल की ओर जा रहा है, कि यहाँ पर जो कंडीशंस हैं वो सब सरल है, उसके बाद ये जटिल होती जा रही है। एक और पॉइंट क्लियर देखिए, यहाँ पर हमें 8 प्रकार दिखाई दे रहे हैं। पहला है संकेत अधिगम, दूसरा है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, तीसरा है श्रृंखला अधिगम, चौथा शाब्दिक साहचर्य अधिगम, पांचवा है बहुविभेदन अधिगम, छठा है संप्रत्य अधिगम, सातवां सिद्धांत अधिगम और आठवां है समस्या समाधान अधिगम। यहाँ एक क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे निम्न कोटि का अधिगम कौन सा है? तो आप बताएंगे संकेत अधिगम सबसे निम्न कोटि का अधिगम होता है। एक क्वेश्चन फिर से तैयार हो गया कि रॉबर्ट गेने के अनुसार सबसे निम्न कोटि का अधिगम कौन सा है? संकेत अधिगम। और सबसे उच्चतम कोटि का अधिगम कौन सा है? समस्या समाधान अधिगम। क्लियर हो गए 2 क्वेश्चन कि निम्न कोटि कौन सी है? संकेत अधिगम। और सबसे उच्च कोटि का अधिगम कौन सा है? समस्या समाधान अधिगम। क्लियर? अब देखिए, आपको यहाँ पर एक और बात ध्यान रखनी होगी कि ये जो सीक्वेंस है ये आपको आनी चाहिए, यानी कि आपको इन्हें सीक्वेंस वाइज याद रखना है। और सीक्वेंस वाइज याद रखने के लिए मैं आपको लास्ट में एक शॉर्ट ट्रिक भी बताने वाली हूँ कि आप इस ट्रिक को याद रखिए, इससे आपको ये सभी पॉइंट्स याद आ जाएंगे। एक और काम आप ये कीजिए कि इन सभी को यहाँ पर आपको इनके सबके इंग्लिश नाम भी थोड़े ध्यान में रखने चाहिए, इससे आपको ये और इजीली समझ में आएंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं एक एक अधिगम को समझना। पहला अधिगम है संकेत अधिगम। संकेत, नाम सुन के हमें क्या लग रहा है कि भाई कोई साइन की बात चल रही है, कोई ना कोई संकेत किया जाएगा, उसके द्वारा कोई अधिगम हो जाएगा। नाम क्लियर हो गया। अब इसे और समझते हैं कि जैसे ही हम कुछ कर रहे होते हैं, हम मम्मी से डरते हैं, पापा से डरते हैं, और माना वो काम ऐसा है जिससे कि हमें डांट पड़ सकती है। जैसे मम्मी ने मना किया था कि मीठा मत खाना, कि जो फ्रिज में मीठा रखा हुआ है वो तुम्हें नहीं खाना है। तो आप क्या करोगे? मन तो कर रहा है, खा के तो आऊंगा, ठीक है। तो एक भाई को बोलेंगे भाई तुझे खाना है, वो बोलेगा हाँ खाना तो है। तो ऐसा कर, तू दरवाजे पे खड़ा हो जा और मैं फ्रिज में से उसको लेकर के आता हूँ, दोनों मिल बांट के खा लेंगे, ठीक है। तो एक दरवाजे पर है, एक फ्रिज में जाके के उसे लेकर के आ रहा है। उसी दौरान मम्मी के आने का आहट हो जाती है, तो क्या होगा? वो बोलेगा अरे मम्मी आ रही है। सडनली आप फ्रिज बंद करेंगे और दोनों ही शांत कंडीशन में आ जाओगे कि हमने यहाँ कुछ नहीं किया, हम बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में हैं, ठीक है। तो वो क्या था? संकेत था कि मम्मी आएगी तो डांट पड़ेगी। संकेत के माध्यम से उसने आपको समझाया कि भाई हाँ देख मम्मी आ रही है, जल्दी से ये काम फिनिश कर दे। एक तो संकेत वाली वो बात हो गई। एक, जैसे कि आप सड़क पर जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, और गाड़ी चलाने के साथ ही आपने देखा कि लाल लाइट हो चुकी है, मतलब रेड लाइट वहां पर हो गई है। रेड लाइट का मतलब था गाड़ी को रोकना पड़ेगा, इसका मतलब हमें गाड़ी को रोकना पड़ेगा, और आपने गाड़ी पर ब्रेक लगा दिए। तो ये क्या था? संकेत अधिगम की ये छोटी छोटी बातें आपको किसके माध्यम से सिखाई गई है?
संकेतों के माध्यम से सिखाई गई हैं। जैसे ही बच्चे क्लास में बैठे हैं और बहुत जोर जोर से अपनी क्लास में आवाज कर रहे हैं, टीचर है नहीं, और जैसे ही टीचर के आने का होता है, टीचर दिखाई देता है, सभी बच्चे क्या हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का संकेत है कि मैम आने पर हमें चुप होना है, अदरवाइज मैम हमारी डांट लगाएगी, हमें मार भी सकती है। ठीक है, तो ये सारी बातें क्या है, संकेत के माध्यम से हमें सिखाई गई हैं। तो कोई भी ऐसी कंडीशन या ऐसी लर्निंग जो हमें संकेत के माध्यम से सिखाई जाती है, वो क्या है, संकेत अधिगम। और संकेत अधिगम का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है पावलोव का सिद्धांत। हम इसे डीपली पढ़ेंगे, समझेंगे, कई क्वेश्चंस बनते हैं इस पर, लेकिन अभी आपको यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि संकेत अधिगम तो बेस्टली समझा जा सकता है पावलोव के सिद्धांत के द्वारा। ठीक है, तो पावलोव का जो सिद्धांत है उसके द्वारा संकेत अधिगम को समझा जा सकता है। पावलोव के सिद्धांत में एक कुत्ते को खाना दिया जाता है, वो भी कैसे, एक बेल बजाकर। तो संकेत के माध्यम से उसको खाना दिया जाएगा। जब बिना खाना दिए भी अगर वो बेल बजा दी जाएगी तो उसके मुंह से लार आ जाएगी। ऐसी कुछ विवरण हम पढ़ेंगे। तो संकेत के माध्यम से उसे सिखाया जा रहा है। तो सबसे निम्न कोटि का क्या है, ये अधिगम है, पावलोव के द्वारा इसे आप समझ सकते हैं। तो ये हमारा क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारा उद्दीपक अनुक्रिया। जब हमें उद्दीपक प्राप्त होगा उसके प्रति हमें क्या करनी है, अनुक्रिया करनी है। अगर आप उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम को समझना चाहते हैं तो आप स्किनर का जब सिद्धांत पढ़ेंगे तो आप इसे बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। व्यवहारवाद के जितने भी सिद्धांत हैं उनको आप इसके द्वारा समझ सकते हैं। इसमें हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें हम बार बार अभ्यास कराना सिखाते हैं, उन्हें हम उद्दीपक देते हैं और उसके प्रति वो अनुक्रिया करते रहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा श्रृंखला अधिगम, यानी कि चेन लर्निंग। चेन लर्निंग में आप इस प्रकार से समझें कि हमें कोई ना कोई काम करना है, वो श्रृंखलाबद्ध करना है। जैसे आप इसे कह सकते हैं कर्मिक, कि आप किसी कार्य को सीखें कैसे, कर्मिक रूप से। या हम एक छोटे बच्चे का एग्जाम्पल लेते हैं। छोटा बच्चा है, उसे चलना नहीं आता, लेकिन उसकी मम्मा जो है वो उसे क्या करेगी, चारपाई के पास में खड़ा कर देगी। अब वो बच्चा क्या कर रहा है, रोज चारपाई को पकड़े पकड़े चलना सीख रहा है। रोज कुछ कदम बढ़ाता है, कभी गिरता है, फिर से पकड़ता है, फिर चलता है, और धीरे धीरे वो चलना सीख जाता है। या फिर आप इस प्रकार से समझे कि एक बच्चा है, रोज अपने क्या करता है, स्कूल से आने के बाद जूते खोले और फेंक दिए। ठीक है, रोज उसको मम्मा डांट रही है, रोज उसे कह रही है कि ऐसा मत करो, इसे अपनी व्यवस्थित जगह पर रखा करो। ठीक है, कई बार कहने के बाद वो बच्चा सीख गया कि उसे जूते खोलकर अपनी सही जगह पर रखने हैं। तो इस प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं, जब आप कई बार कर्मिक रूप से उसे करते हैं और फिर जाके उसे सीखते हैं। होता है ना कई बार कि कोई टॉपिक आ ही नहीं रहा है, आप उसे लगातार मेहनत करे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं से उसे पढ़ते हैं, समझते हैं, तब जाकर वो टॉपिक आपको क्लियर होता है। तो वही क्या है, कर्मिक यानी श्रृंखला का अधिगम है। यहाँ पर आप एक कर्मिक वे में किसी पॉइंट को सीखते हैं। नेक्स्ट आता है शाब्दिक साहचर्य अधिगम। इस अधिगम में आपको वर्बल लर्निंग करनी होती है, मतलब आपको शब्दों के माध्यम से सीखना होता है। कि हम क्या करते हैं, शब्दों को जोड़कर सीख जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चों को स्कूलों में क्या करवाया जाता है, बहुत ज्यादा ओरल करवाया जाता है। जैसे कि आप पोइम बोलिए, ठीक है, जैसे बच्चे बोल रहे हैं जॉनी जॉनी यस पापा, बहुत बार पूरी पोइम बुलवाई जाती है। ठीक है, तो बच्चों को उसका मीन्स नहीं पता है, क्या है वो नहीं पता है, लेकिन वो पोएम उन्हें बोलना आती है। तो कविता के माध्यम से, गीतों के माध्यम से जब हम किसी बात का अधिगम करते हैं, उनको सीख जाते हैं, और धीरे धीरे मैम क्या करती है, उस पोएम को बोर्ड पर लिखती है, और जो पोएम थी उनके जो शब्द थे वो बोर्ड पर लिखे होते हैं। मैम उन्हें क्या करती है, अंगुली रखती जाती है और बताती है जॉनी जॉनी यस पापा। तो बच्चे उस शब्द से उसे रिलेट करना सीख रहे हैं। तो यहाँ पर जो संबंध होगा वो शाब्दिक साहचर्य अधिगम होगा, और इससे बहुत अच्छे से हम क्या कर सकते हैं, इन पॉइंट्स को सीख सकते हैं। इसकी जो व्याख्या की है वो की है आशुबेल ने।
इस पर बहुत अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, इनमें से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो संकेत अधिगम पर है। पहला संकेत अधिगम पर क्वेश्चन रहेगा, निम्नतम कोटि का अधिगम कौन सा है? संकेत अधिगम। किसको द्वारा हम इसे समझ सकते हैं? पावलोव के सिद्धांत है उसके द्वारा हम इसे समझ सकते हैं। इस पर कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। श्रृंखला अधिगम को आपको शाब्दिक रूप से ध्यान में रखना है। श्रृंखला यानी कर्मिक रूप से किसी बात को सीखना, यानी बार बार प्रयास करते हुए, हम लगातार एक ही काम को करते हुए जब किसी को सीखते हैं तो वो क्या होता है? श्रृंखला अधिगम के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद सबसे अधिक क्वेश्चन किससे पूछे जाएंगे? शाब्दिक साहचर्य अधिगम से, यानी कि वर्बल लर्निंग जो अपना अधिगम है उसके सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसकी व्याख्या किसने की है? आशु बेल ने। पहला क्वेश्चन यही है कि शाब्दिक साहचर्य अधिगम की व्याख्या किसने की है? आशु बेल ने। आशु बेल ने आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है। आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है। इसमें इन्होंने 4 प्रकार बताए हैं अधिगम के। पहला प्रकार इन्होंने बताया है कि आप रटकर सीख सकते हैं, कि आप क्या कर सकते हैं? रटकर सीख सकते हैं। सबसे निम्न कोटि का अधिगम है कि जब आपको किसी चीज का कोई मीन्स नहीं पता, कोई मतलब नहीं पता, बस आप उसे रटे जा रहे हैं और सीखे जा रहे हैं। जैसा कि अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था कि बच्चों को पोइम सिखाई जाती है, उन्हें उसका कोई अर्थ नहीं पता है, लेकिन वो बच्चे आराम से एंजॉय करते हुए उस पोइम को सीख रहे हैं, चाहे कोई भी पोइम हो। ठीक है, तो आप रट करके आप उसे सिखा रहे हो। दूसरा इन्होंने दिया था अभिग्रहण। अभिग्रहण द्वारा भी आप क्या कर सकते हो? सीख सकते हो। अभिग्रहण क्या होता है? जब आप किसी चीज को लिखकर सीखते हैं तो वो क्या है? अभिग्रहण है, मतलब धारण कर रहे हो आप उसे। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बोला था खोज करके सीखना। इसके बाद आता है खोज करके सीखना, यानी कि आपने किसी टॉपिक पर पूर्ण रूपेण रिसर्च की और उसके बाद आप उससे कुछ सीखते हैं, तो खोज करके सीखना। और लास्ट आता है अर्थ ग्रहण द्वारा सीखना। अर्थ ग्रहण द्वारा सीखना। अर्थ ग्रहण करते हुए जब हम किसी पॉइंट को सीखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। वो भी कैसा? समझकर सीखना अधिगम कहा जाता है। तो ये 4 प्रकार किसने बताए हैं? आशु बेल ने बताए हैं। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। लेकिन एक पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसकी व्याख्या किसने की है? आशु बेल ने की है। नेक्स्ट आता है बहुविभेदन अधिगम, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। यहाँ पर इसमें ये बताया गया है कि अगर आपको बहुत अधिक उद्दीपक दे दिए जाएं तो आप उसमें से सही उद्दीपक छांट लें और उस पर अपनी क्रिया करते हुए अपने आप को अधिगम करें, मतलब अपने आप को सिखाएं। तो उसे हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर? बहुविभेदन अधिगम। कैसे? मान लिया हमारे पास बहुत सारी वैकेंसीज हैं, जैसे आपने बीएड कर रखी है, एमए कर रखा है, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर लें, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर लें और थर्ड ग्रेड की तैयारी कर लें। माना आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे थे और इसी दौरान आपके पास क्या है? थर्ड ग्रेड की एग्जाम भी आ गई, सेकंड ग्रेड की एग्जाम भी आ गई और आपको अब लग रहा है कि मैं किसकी तैयारी करूं। ठीक है, तो आपके मन में आया कि मैं एक सही ऑप्शन छांटता हूँ। आपने देखा, परखा और जाना कि जो मेरी क्वालिफिकेशन है उसके अनुसार मुझे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए, तो आपने फर्स्ट ग्रेड को चुन लिया। यानी कि बहुत सारे उद्दीपक में से आपने सही उद्दीपक को छांट लिया और उसको पढ़ते हुए आपने अधिगम करते हुए कुछ सीख लिया, तो वो क्या है? आपका बहुविभेदन अधिगम। ये पॉइंट आप किसी भी पॉइंट पर अप्लाई करके समझ सकते हैं। यहाँ से भी कोई स्पेशल क्वेश्चन नहीं बना है, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि इसमें से कितने नंबर पर ये आता है। नेक्स्ट आता है संप्रत्य अधिगम, यानी कॉन्सेप्ट लर्निंग। कॉन्सेप्ट लर्निंग को जो है इसकी व्याख्या की है कैंडलर ने। कैंडलर ने कॉन्सेप्ट लर्निंग की व्याख्या की है। इसमें होता ये है कि आप किसी की भी जो अधिगम, आप किसी का भी अधिगम उसके गुणों के आधार पर करते हो। जैसे आपसे कहा जाए कि बहुत अधिक ऊंचाई है तो आपको पहाड़ याद आते हैं, या बहुत बड़ी बिल्डिंग याद आती है, या कोई अदर लंबी चीज आपको याद आती है।
ठीक है। इसी प्रकार आपसे कहा जाए कि बहुत अधिक गहराई है, तो आप गहराई से अंदाजा लगाएंगे कि बहुत अधिक गहराई मतलब समुद्र से भी गहरा होगा, या फिर किसी और गहराई के बारे में आप सोचेंगे। तो यहाँ पर जब आप किसी पॉइंट को गुणों के आधार पर समझते हैं तो आप उसे क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट लर्निंग कहते हैं, कि हमने किसी चीज को समझा लेकिन गुणों के आधार पर। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आएगा सिद्धांत अधिगम, यानी कि प्रिंसिपल लर्निंग। ये नियम का, यहाँ पर नियमों के द्वारा सीखा जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो सिद्धांत अधिगम है उसमें हम नियमों के द्वारा सीखते हैं। जैसे आपने किसी नियम को पढ़ा, जैसे थॉर्नडाइक का नियम पढ़ा, उस नियम को हमने समझा और उसे प्रयोग करते हुए जब हमने कुछ सीखा तो वो क्या है हमारे पास, सिद्धांत अधिगम। सिद्धांत अधिगम के बाद हमारे पास आता है समस्या समाधान अधिगम, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। यहाँ पर हम खुद सीख जाते हैं कि हमें समस्या का समाधान कैसे करना है, कि अब तक जो हमने सीखा, जो नियम हमें पता है, उन सभी का उपयोग करते हुए जब हम किसी समस्या का समाधान करना सीख जाते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, पूरी तरह से अधिगम युक्त हो जाते हैं। ये सबसे श्रेष्ठ तरीका है लर्निंग का, यानी अधिगम करने का सबसे श्रेष्ठ तरीका किसे बताया गया है, समस्या समाधान अधिगम को। स्टूडेंट्स यहाँ पर बिना डरे आप इस क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं। देखिए कोई खास पॉइंट यहाँ पर नहीं है, बस ये ध्यान रखना है, रॉबर्ट गेने हैं, उनकी एक बुक है कंडीशन ऑफ लर्निंग, जिसमें अधिगम के 8 प्रकार बताए गए हैं। और 8 प्रकार का आपको ये क्रम ध्यान रखना है कि संकेत अधिगम के बाद कौन सा आएगा, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, उसके बाद आएगा श्रृंखला अधिगम, फिर शाब्दिक साहचर्य अधिगम, बहुविवेदन अधिगम, संपर्त्य अधिगम, सिद्धांत अधिगम और समस्या समाधान अधिगम। इनमें से कई स्पेशल भी हैं, जैसे आपको यहाँ शाब्दिक साहचर्य अधिगम का ध्यान में रखना है कि आशु बेल ने इसकी व्याख्या की थी। जैसे यहाँ पर कॉन्सेप्ट वाला है तो उसकी कैंडलर ने व्याख्या की थी। साथ ही उद्दीपक अनुक्रिया को हम स्किनर के द्वारा समझा सकते हैं। ये स्किनर के सिद्धांत को आप किस अधिगम के द्वारा समझा सकते हैं, 4 ऑप्शन दे दिए तो आप बता सकते हैं उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम के द्वारा हम उसे समझा सकते हैं। संकेत अधिगम से कौन जुड़ा है, पावलोव का सिद्धांत जुड़ा है। तो इस प्रकार से यहाँ बहुत से क्वेश्चंस बन रहे हैं, ये आपको आने चाहिए। अब शॉर्ट ट्रिक की बात जहां तक है तो कोई स्पेशल शॉर्ट ट्रिक नहीं है, लेकिन आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। जैसे संकेत को सिग्नल कहते हैं, याद है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग हम उद्दीपक अनुक्रिया को कह रहे हैं, चेन, वर्बल, डिस्क्रिमिनेशन, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल और प्रॉब्लम, इन सभी के क्या है, इंग्लिश नाम है। हमें हर एक का थोड़ा बहुत इंग्लिश मीन्स याद रहता है। आप इसे इस तरीके से याद रख सकते हैं कि एसएससी, बीडीसी और पीपी या फिर पी स्क्वायर, एसएससी, बीडीसी, पी स्क्वायर, तो ये आपको इजीली याद हो जाएंगे। एसएससी, बीडीसी, पी स्क्वायर, या फिर आप नॉर्मली बोल सकते हैं पीपी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे याद भी रख सकते हैं। अब तक जो भी टॉपिक हमने पढ़े हैं वहां से जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो भी हम साथ के साथ समझ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स प्लीज जो भी टॉपिक पढ़े उसे समझे, आपको बार बार रिवाइज करना होगा, साथ ही उस पर क्वेश्चन बना के देखने होंगे, तो आपको वो टॉपिक आने लग जाएंगे। कल हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन याद रखिएगा ये छोटे छोटे टॉपिक ही वो हैं जिनसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक भी क्लास को प्लीज मिस ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें शेयर करें ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े कि हाँ बच्चे देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हमें इन्हें पढ़ाना चाहिए।